हेलो फ्रेंड्स। मालूम होगा आपको जीएसटी का एक फॉर्म गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ योर फॉर्म 3B। काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए। कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। जो रिटर्न्स आज तक आप फिज़िकली सबमिट करते थे, इन द सेम वे द रिटर्न इट इज़, नथिंग इज़ न्यू इन दैट। अब आपके पास जुलाई महीने में जो आपने सेल या परचेज की है, यू हैव टू फर्निश योर डिटेल बाय द एंड ऑफ 20th अगस्त फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इन द सेम वे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म 3B इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इज इट क्लियर जी? जरा हम अब बात करें कि जुलाई महीने में जो फॉर्म 3B, जुलाई महीने के सेल की, जुलाई मंथ के सेल की जो हमें रिटर्न फॉर्म 3B में भरनी है, वो है कैसे और क्या क्या कॉलम्स उसमें फिलअप करने पड़ेंगे। हैव अ लुक, आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको ईयर, बट ऑब्वियस है 17 एंड 18, मंथ जुलाई 2017, जीएसटीएन नंबर ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लियर जी? सबसे पहले अब हमें गवर्नमेंट को चूंकि टैक्स देना है, जुलाई मंथ का अगस्त में टैक्स देना है और 20th इज द लास्ट डेट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। नाउ आपको मेनली 3 कॉलम भरने हैं। कितने की आपने टोटल सप्लाई की, कितने का परचेज किया और उस पर कितना एलिजिबल आईटीसी है, नेट अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज टू बी मेड बाय यू। इज इट क्लियर? बस इतनी 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कितनी आउटवर्ड सप्लाई की, उसके लिए पहला कॉलम है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज। पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे। आउटवर्ड सप्लाई जिस पर मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना है और इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में आती हैं, उन पर भी तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे ऑफ करना है। तो इन दोनों की डिटेल्स हमको पॉइंट नंबर 3 में देनी है, जिसमें सबसे पहला जो बोला है, सामने साफ साफ लिखा है, जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये सप्लाई होनी चाहिए। कौन कौन सी सप्लाई होनी चाहिए? आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, उसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों होना चाहिए, लेकिन उसमें जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड या निल रेटेड नहीं होना चाहिए। यानी कॉलम नंबर ए साफ साफ कहता है टोटल आउटवर्ड सप्लाई ले लो, टोटल आउटवर्ड सप्लाई ले लो, उसमें से जीरो रेटेड हटा दो। क्यों हटा दो? उसको नीचे लिखो, देखो ना पॉइंट नंबर बी, टोटल टैक्सेबल टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो, आउटवर्ड सप्लाई ले लो, जीरो रेटेड हटा दिया, निल रेटेड हटा दो। कहाँ लिखना है? उसके नीचे लिखना है। और एग्जेम्प्टेड हटा दो, वो कहाँ लिखना है? वो सी में ही लिखना है, जीरो रेटेड के नीचे निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। और रिवर्स चार्ज वो इनवर्ड सप्लाईज, ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज। ए बी सी ये टोटल आउटवर्ड सप्लाईज हैं, टोटल आउटवर्ड सप्लाईज हैं। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज। इनवर्ड सप्लाईज बताइए जिस पर हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स बनता है, हाँ या ना? और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, अगर कोई आप ऐसी सप्लाई करते हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उसकी डिटेल आप यहाँ शो कर दीजिए। दैट्स इट। टोटल आउटवर्ड सप्लाईज, उसमें से जीरो रेटेड हटाकर निल नीचे लिख दें, निल और एग्जेम्प्टेड को एक कॉलम में लिख दें। और इसके बाद अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज ली हुई हैं जो एबीसी के अलावा है, ये तो आउटवर्ड हैं, डी इनवर्ड सप्लाई है, एंड द लास्ट वर्ड इज अगर कोई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज है तो उसके लिए लास्ट कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर आउटवर्ड
टैक्सेबल सप्लाई लिखा है ए में, टैक्सेबल, इसका मतलब नॉन टैक्सेबल तो ई में आ गया, इनवर्ड डी में आ गया, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब टोटल टैक्सेबल, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, वो ए में लिखना है, उसमें जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट और निल शामिल नहीं होगा। इज इट क्लियर? उसके लिए बी, सी एंड सी है। अच्छा जी, इसके बाद जो ऊपर हम लोगों ने ए में लिखा है ना, इंटर और इंट्रा दोनों का मिला करके लिखा है, और ऊपर जब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ए में वापस आते हैं 3.1 के ए में, उसमें हम लोग देखें तो कौन कौन से कॉलम्स भरने, टोटल कितनी वैल्यू की टैक्सेबल सप्लाईज है, उसमें कितनी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल पूछ रहा है सेस। आपसे सेल को अलग अलग करके नहीं पूछ रहा है, टोटल आपने इतनी सेल की, इसमें से कितना इंटर है कितना इंट्रा है, उसने नहीं पूछा। उसने कहा बता दो कि इतनी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज जिसमें जीरो, निल और एग्जेम्प्ट को हटा दिया जाए, तो जितनी टैक्सेबल सप्लाईज बचती है उसमें से कितना आईजीएसटी आपको पे करना है, कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है और कितना सेस पे करना है, उसको अलग अलग आप लिख दीजिए। हम आपको टेंशन नहीं देने जा रहे। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जो जीरो रेटेड है उसको आप निल लिख दीजिए। आउटवर्ड टैक्सेबल जीरो रेटेड है तो निल होगा ना भाई, निल रेटेड और एग्जेम्प्ट में निल होगा ना भाई। रिवर्स चार्ज में आप लिख देंगे जो आपने परचेजेस किए हैं रिवर्स चार्ज बेसिस पर, उनका कितना हिस्सा बनता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। चलो, जो ऊपर दिखा रहा है सप्लाईज शोन इन 1.3.1.a, जो ऊपर सबसे पहले टोटल आउटवर्ड सप्लाईज जिसमें इंटर और इंट्रा दोनों शामिल था, जिसमें शामिल नहीं था जीरो, एग्जेम्प्ट और निल का, जो है 3.1 में, उसमें से आप बताइए कितना आपने रजिस्टर्ड को सेल किया है, अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, कितना आपने कंपोजिशन स्कीम वालों को सेल किया है। ध्यान देंगे, क्या देने जा रहे हैं, ध्यान देने जा रहे हैं। हेडिंग अगर हम पढ़ें तो वहां केवल और केवल केवल और केवल इंटर स्टेट सप्लाईज मिड वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? इंटर स्टेट सप्लाईज मिड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाईज मिड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। गड़बड़ है सर। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड को, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अनरजिस्टर्ड को हम सप्लाई कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बाय द गुड्स फ्रॉम एनी स्टेट, but he cannot sell it out to any other person outside the state. सर कंफ्यूजन है ना, गवर्नमेंट तो यहाँ पर हमको पकड़ना चाह रही है कि जो आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड को, क्या ये पॉसिबल है? क्या इंटर स्टेट पॉसिबल सेल हो सकती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को? अनरजिस्टर्ड पर्सन कहीं किसी दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकता, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी स्टेट में सेल किसी को भी कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी सेल कर सकता है इंटर या इंट्रा स्टेट में, लेकिन और अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी स्टेट से सामान मंगवा सकता है, परचेज कर सकता है, स्टेटमेंट से क्लियर है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है, जो खरीदने वाला है, कोई इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है जी सर। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर, तो नीचे आपको इन सेल्स को जो इंटर स्टेट अगर आपने की हैं तो आपको अलग अलग दिखानी पड़ेंगी, और टोटल वैल्यू दिखानी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी, यानी जितने स्टेट में हम अनरजिस्टर्ड पर्संस को सेल कर रहे हैं स्टेट वाइज डिटेल देनी है। ध्यान देंगे, स्टेट वाइज डिटेल देनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। और चूंकि इंटर स्टेट सप्लाईज की बात हो रही है तो केवल आईजीएसटी की ही बात होगी, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। यानी स्टेट वाइज आपको यूआईएन के बारे में डिटेल देना है, स्टेट वाइज आपको कंपोजिशन डीलर्स को अगर आपने सेल किया उनकी डिटेल्स देनी है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो उनकी डिटेल्स देनी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। एलिजिबल आईटीसी, तो गवर्नमेंट ने किया क्या, आपसे वो ऊपर वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जिसको गवर्नमेंट ने ले लिया, एलिजिबल आईटीसी। अब आईटीसी क्या है? जाहिर सी बात है, आप सामान बाय करेंगे तभी तो आपको आईटीसी की बेनिफिट भी मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, उस पर आपने जितना भी CGST, SGST या IGST दिया है वो आप डिटेल्स लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल IGST आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में। इनवॉर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज, अगर कोई इनवॉर्ड सप्लाईज है, ऊपर वाला ही सही जो इधर वापस आते हैं, ये 3.1.D इनवॉर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज है कि नहीं जी। यहां पर क्या है, इनवॉर्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस को छोड़ दो। हम खुद टैक्स पे कर रहे हैं और खुद उसकी क्रेडिट ले रहे हैं, तो उधर टैक्स लायबिलिटी थी, इधर टैक्स पे कर चुके हैं, उसकी हम एलिजिबिलिटी ले रहे हैं क्रेडिट में। हमने ही टैक्स पे किया और उसकी क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, इनवॉर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD अलग कर लेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल अदर ITC, जितने भी बाकी आपके ITC बचे उनकी डिटेल्स, ITC रिवर्स्ड, जितने भी आपको ITC रिवर्स करनी पड़े लॉस ऑफ गुड्स के केस में, सैंपल्स के केस में, फ्री के केस में, जो भी हो, और उसके बाद नेट ITC जो आपको अवेलेबल होगा वो आपको लिख लेनी है। हाँ, ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ एग्जाम निल रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड नहीं। एग्जाम सप्लाईज अगर आपके पास आई हैं, निल रेटेड सप्लाईज आपके पास आई हैं, और GST आउट ऑफ GST स्कोप का कोई सप्लाई आपको मिला है जिस पे GST नहीं लगता है, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी है, कितने की इंटर स्टेट, कितनी की इंट्रा स्टेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के 2 पॉइंट हैं पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर और TDS TCS को लेकर। TDS TCS में देखें तो सब शेडेड है, वी आर नथिंग टू डू ओवर हेयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी स्टॉप किया हुआ है। वापस आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पर, 6.1 पर, पेमेंट ऑफ टैक्स। कितना आपने टैक्स पेमेंट किया उसके बारे में, या कितना करना है। आपका टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स ऊपर से आ जाएगा बैलेंस, जितना भी आउटवर्ड सप्लाई आपने किया होगा, IGST आपने लिखा, और इनवर्ड जो आपने एलिजिबल ITC लिया है उसका IGST घट जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी ऊपर वाले कॉलम से 3.1.A वाले ABCD जो, वहाँ से टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी IGST की, और जो आपने ITC में IGST लिखा है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका CGST माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो CGST की क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगी, SGST की माइनस हो जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ IGST देना पड़ा तो आपको कैश या बैंक से देना पड़ेगा तुरंत का तुरंत, इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ। फिलहाल CGST की अगर बात करें तो टोटल ऊपर वाले कॉलम से आ जाएगा। कहाँ से आएगा मैं आपको अब बताना चाहूँगा कैसे आएगा। ये ITC रिवर्स्ड जो आपका 4th का पॉइंट नंबर B है, उसको थोड़ा ढंग से देख लेंगे क्या है। नॉन एलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जिसमें 5-6 पॉइंट जैसे रिफ्रेशमेंट वगैरह का चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह का सामान, फूड बेवरेजेस लेते हैं, मोटर व्हीकल का यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसको ITC ले लें, क्रेडिट ले लें, उसको यहाँ से आप ख़त्म करेंगे। इज़ इट क्लियर जी? दैट्स इट, दिस इज़ द वे। उम्मीद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।